ओके, कल अपन ने जो किया था वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का होमवर्क दिया था, ठीक है। हम लोगों ने एक पॉइंट तो फाइंड कर लिया था कि ये इंटरनल पॉइंट जो होगा वो क्या होगा बेटा, 1/3, 1 ये पॉइंट होगा, राइट। अब आपको एक्सटर्नल पॉइंट से अगर इक्वेशन लिखनी है टेंजेंट की, जस्ट राइट द इक्वेशन ऑफ वन टेंजेंट। गणित इतनी प्यारी चीज़ है कि आपको अपने आप दो वैल्यूज ऑफ नालायक मिल जाएगी, समझ रहे हो, है ना। करना क्या है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर करना है, दैट्स इट, काम हो जाएगा आपका। आई होप आपने किया होगा। किसी का एन का वैल्यू आया तो टाइप करके बताइए, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द ट्रांसफर्स, देखिए फाइंड द ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स 4। एंड दूसरी सर्कल की इक्वेशन है, फटाफट सॉल्व करना है, फटाफट, कोई भी टाइम नहीं लगाएगा। इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों अपने पास क्या है, सर्कल से इन दोनों का टीसीटी निकालना है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या करें, दोनों सर्कल को ड्रॉ कर देके, ड्रॉ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज दे आर इजी, बहुत आसान है दोनों की दोनों। आपको दिख रहा है मैंने इसका, 1 सेकेंड, आई थिंक दिस इज +3, y+3 कर लेना इसको प्लीज़, है ना। मेरे सिस्टम में आवाज़ फुल है ब्रो, ठीक है। तो आपको दोनों का ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालना है। तो हमको क्या बताया कि कभी भी दो सर्कल इस तरह से अगर अलाइंड है तभी अपन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकाल पाएंगे। अगर वो लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम टीसीटी नहीं निकाल सकते हैं, गेटिंग इट। तो या तो आप सर्कल्स को ड्रॉ कर लो, विच इज़ वेरी इजी। मैं सर्कल को ड्रॉ कर देता हूँ, नो इश्यूज। और अगर आप ड्रॉ करना नहीं चाहते हो तो आपको ये पता है कि पॉइंट पी का इक्वेशन कैसे निकलता है। चलो बिना ड्रॉ करे करते हैं ना, ऐसी की तैसी। इधर आओ, देखो भाई, ये सर्कल का सेंटर क्या है, रफ फिगर बनाते हैं अपन। ये रहा आपका सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2। दिस इज इक्वल्स टू 0, यार एक मिनट रुको, आई थिंक दिस इज इक्वल टू 9, है ना। इक्वल्स टू 0 क्या होता है, वो तो पॉइंट हो गया, है ना। दिस शुड बी 9, मेरे पास जहाँ पे प्रिंटेड है वो गलत होगा, ओके। यस, कूल। तो अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि आपको सेंटर क्या है, आपका सेंटर क्या है। देखिए इसका सेंटर है 2,2 और -3, ये हो गया दोनों का सेंटर। तो ये हो गया C1 C2। नाउ पॉइंट P कहीं ऐसा पॉइंट होता है बीच में जो कि दोनों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ये आपके खोपड़ी में घुस जाना चाहिए। तो पॉइंट P की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इंटरनल डिवीजन से। पॉइंट P इज सच पॉइंट, इज अ पॉइंट सच दैट इट डिवाइड्स बोथ द सेंटर्स, लाइन जॉइनिंग बोथ द सेंटर्स इन द रेशियो ऑफ रेडियस 1 इज टू रेडियस 2। C1 का रेडियस कितना है बेटा, 2, तो ये 2 आ जाएगा। इसका रेडियस कितना है, 3, खत्म। 2:3 के रेशियो में डिवाइड हो गया। पॉइंट P अपन ने विद इन सेकेंड्स निकाल लिया। देखो कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन आपकी ओरल होनी चाहिए। देखिए 2 इंटू -3 कितना, -6, 3 इंटू 2 + 6, 0, देखा, 0 आ गया ना। और फिर इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला, 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 2 6। ओ, ओरिजिन आ गया आपका, पॉइंट P इज ओरिजिन। तो ओरिजिन से कोई भी लाइन की इक्वेशन जो होती है वो कैसी होती है, y इज इक्वल टू मंकी इंटू एक्स टाइप की होती है। बस आपको क्या करना है, mx माइनस वाई इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ कॉमन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो आपको कोई भी एक सर्कल पकड़ो, कोई भी एक सर्कल, चाहे ये, दोनों सर्कल से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा टेंजेंट का वो रेडियस के बराबर होना चाहिए, राइट। तो अपन 2,2 से डिस्टेंस निकालते हैं। तो 2m - 2 अपॉन √(m²+1) से जो डिस्टेंस निकलेगा दैट शुड बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस सर्कल विच इज गोइंग टू बी 2, ठीक है। तो 2m - 2 सब कुछ सही है ना, हाँ, m-1 इक्वल्स √(m²+1), स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, a² + b² - 2ab इक्वल्स टू
ए स्क्वायर प्लस वन डिस्काउंट एक स्लोप तो डिस्काउंट होते ही आपको दिख गया इन्फिनिटी है, एक स्लोप तो डेफिनेटली इन्फिनिटी है, और दूसरा स्लोप क्या है -2m 1 - 1 0 इज इक्वल टू 0। ओह, एक स्लोप जीरो, एक स्लोप तो इन्फिनिटी में लिख ही चुका था, और दूसरा स्लोप क्या आ गया बेटा, जीरो आ गया। तो एक स्लोप जीरो है, इसका मतलब स्लोप जीरो होने का मतलब देखिए, पॉइंट पी से आपका जो ओरिजिन है वही हो गया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन। तो एक स्लोप इन्फिनिटी है और एक स्लोप जीरो है, और पॉइंट ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इन्फिनिटी वाले की इक्वेशन अपन लिख देंगे। देखो अब यहाँ इस स्टेज में आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती ना, तो गड़बड़ है। स्लोप इन्फिनिटी मतलब ऐसी परपेंडिकुलर लाइन होगी, और एक भी एक्स कोऑर्डिनेट पता चल गया, पॉइंट पी यहीं पे लाई कर रहा है ना, तो ओरिजिन से ही पास होने वाली इक्वेशन। ओ, तो वाई एक्सिस इटसेल्फ, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो गया एक्स इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स वाई एक्सिस इटसेल्फ। ठीक है, मेल में देख लूंगा, ठीक है, आपको टाइम पे भेजना चाहिए था, बट मैं देख लूंगा, अभी आप उसकी बात ना करें। अगर मैंने इसको मेथड 2 से किया होता, अगर if I would have simply drawn it, तो पहला सर्कल देखिए क्या है, 2 2 पर है इसका रेडियस सेंटर, और सर्कल जो है वो ऐसा है 2,2, और रेडियस भी 2 है, तो डेफिनेटली वो टच कर रहा होगा दोनों एक्सेस को। और दूसरा सर्कल जो है वो भी टच कर रहा है दूसरे दोनों एक्सेस को, और अगर टच कर रहा है -3,3 और रेडियस 3 है ना, अबे रेडियस 3 है इसलिए तो टच करेगा, ये वाला डिस्टेंस 3 होना चाहिए ना। और अगर टच कर रहा है तो अपने को क्लियरली दिख गया कि जो एक्स एक्सिस है, देखो ना खोपड़ी खोल के देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो दोनों टैंजेंट है, और दोनों कॉमन ट्रांसवर्स टैंजेंट है, ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट वॉट। तो आप फोटो बनाते तो आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्टली बोल देते द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर टीसीटीज। ठीक है, खैर अपन ने निकाला तो अपने को दिख भी गया ना, y इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा कि सर वो आपने कैसे लिख दिया एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये बेसिक स्ट्रेट लाइन है भाई, है ना, अपन ने ये सब पढ़ रखा है, पूरा पढ़ रखा है अपन ने। फाइंड द इक्वेशन, जल्दी जल्दी लिखेंगे अपन, ऑफ सर्कल टू विच द लाइन 4x plus 3y equals 10 is common tangent at 1, 2 and radius of each circle is 5 units। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एंड वेरी इजी, सिंपल एंड स्लीक, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसको करके। अरे कहाँ गए भाई, ओके। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टू विच द लाइन दिस इज अ कॉमन टेंजेंट एट 1, 2। देखो एक लाइन है अपने पास और एक दो सर्कल है, दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो सेम है, ठीक है। तो ये रहा दोनों सर्कल का रेडियस सेम, और दोनों एक दूसरे से टच कर रहे हैं डेफिनेटली क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन वाले ने बोला नहीं है बट अपन इसको डिकोड कर सकते हैं, क्योंकि बोल रहा है कि दोनों जो सर्कल्स है उस पर एक कॉमन टेंजेंट बना है 1, 2 पे, 1, 2 पर एक कॉमन टेंजेंट है ना, तो एक ही पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट है भाई। तो एक ही पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट कब बनेगा, जब वो दोनों पॉइंट जो है वो सर्कल के कॉमन पॉइंट रहे होंगे, मतलब ये पॉइंट जो होगा वो 1, 2 रहा होगा, ठीक है। एक ही पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट होने का मतलब ये होता है। अब आपको बोल रहा है कि एक ही पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट है, और उस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन भी दे रखी है,
तो लेट अस सी कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन क्या है। कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और दोनों सर्कल के आपको क्या करना है, इक्वेशन निकालनी। इक्वेशन निकालना है मतलब आपको सेंटर निकालना है, क्योंकि दोनों का रेडियस 5 5 दे रखा है, तो आपको बस सेंटर निकालना है C1 एंड C2। क्या कोई मुझे बताएगा कि कैसे निकालेंगे सेंटर्स? सेंटर्स निकालने का एकदम निंजा टेक्निक बता दो आप मुझे। सोचो सोचो सोचो, दोनों सर्कल के सेंटर्स कैसे निकालेंगे? -10 नहीं आएगा। -10 क्या बता रहे हो ब्रो? देखो, ये पॉइंट है आपके पास 1, 2। इस पॉइंट का नाम मैं क्या बोल देता हूँ, P। मेरे को क्या निकालना है, P से ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? नहीं देख रहे हो आप लोग, आगे देखो। ये जो ब्लू वाला डिस्टेंस है वो कितना होगा, 5 यूनिट्स। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा, मैं सेंटर को थोड़ा सा नीचे करना चाहूँगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा बेटा वो भी 5 यूनिट होगा। मतलब मैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन से निकाल सकता हूँ। काश में कोई ब्लू वाली लाइन का स्लोप पता चल जाए। अगर मुझे स्लोप पता चल गया tan थीटा, तो cos थीटा sin थीटा से मैं निकाल लूंगा। क्या? देखो ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो 1 प्लस 5 cos थीटा, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। 5 यूनिट मैंने बोल दिया इसको आगे, और इसको बोल दिया पीछे। अरे एक को आगे बोल दोगे तो नेचुरली दूसरा पीछे हो जाएगा। तो 1 प्लस 5 cos थीटा और 1 प्लस 5 sin थीटा। हाँ थैंक्स थैंक्स, -10 आएगा। पूरा बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे ना। थैंक यू। चलिए, तो ये आ गया अपने पास दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5 cos थीटा और 1 माइनस 5 sin थीटा। बस थीटा पता चल जाए या sin थीटा पता चल जाए या सिर्फ tan थीटा पता चल जाए, वो भी आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो C1 C2 लाइन है वो नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी इस टेंजेंट के लिए। अरे भाई, सेंटर से जो टेंजेंट का एंगल होता है, ये रेडियस और टेंजेंट का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री होगा ही होगा। और अगर ये 90 डिग्री होगा तो इसका स्लोप मेरे को पता है कितना, -4/3। -4/3, तो ये ब्लू वाली लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा, tan थीटा तो बोल ही देता हूं मैं स्लोप को, और 3/4 नेगेटिव इनवर्स। तो ब्लू वाली लाइन का मेरे को स्लोप पता है tan थीटा, और tan थीटा पता है, tan थीटा पता है, तो cos थीटा और sin थीटा एकदम फ्री आता है, फ्री फ्री फ्री। sin थीटा cos थीटा फ्री आएगा। हाँ भाई, sin थीटा कितना हो जाएगा, 3/5, और cos थीटा हो जाएगा 4/5। रख दो, आ गया आपका आंसर। समझ आ रहा है? दोनों सर्कल का सेंटर कितना आ जाएगा, C2 के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। देखिए खटाक से लिखेंगे अपन, 1 प्लस 5 इंटू 4/5, तो 5 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 प्लस 5 इंटू 3/5, 5 इंटू 3/5 राइट, तो 3/5 रखेंगे अगर तो 4, 5, 4 आ जाएगा एक। और C1 के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, C1 के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1 माइनस 5 इंटू कॉस थीटा, तो 1 माइनस 5 इंटू कॉस थीटा कितना है, 4/5, तो 1 माइनस 4 कितना आ गया, -3। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना, 1 प्लस 5 इंटू साइन थीटा कितना हो गया, 3/5, सब कुछ सही है। ठीक है, और 1 माइनस 5 साइन थीटा, तो 1 माइनस 5 इंटू साइन थीटा कितना है, 3/5, तो 3/5 डिस्टेंस 1 माइनस 3 -2। दोनों के सेंटर आ गए, दोनों के रेडियस पता है, तो दोनों की इक्वेशन भी पता है, तो सर्कल 1 की इक्वेशन ये आ गई। सर्कल 2 की इक्वेशन ये हो गया आपका S1 की इक्वेशन, और S2 की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-2, ये y आएगा है ना, भावनाओं को समझ जाया करो कभी कभी, y-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यस, 2 प्लस साइन थीटा होगा, 2 प्लस साइन थीटा होगा है ना। ओहो, 2 प्लस साइन थीटा होगा तो कितना हो जाएगा, 5, 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3, -1। कोई नहीं, थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे अपन, बस। ठीक है, अगला टाइटल लिखे, पावर ऑफ अ सर्कल with respect to point।
पावर ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट। ठीक है, तो किसी भी सर्कल का पावर निकालना है अपने को विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट, वो कैसे निकालेंगे, उसका मतलब क्या होता है वो अपन समझते हैं। देखो बहुत इजी है ना, 2 लाइन में इसको मैं वाइंड अप कर दूंगा। कोई भी अपने पास सर्कल है और उसके बाहर एक पॉइंट रखा हुआ है x1, y1। ठीक है, तो बाहर भी हो सकता है पॉइंट, अंदर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवेयर, नॉट नेसेसरली आउटसाइड। तो पावर ऑफ अ पॉइंट को जो डिफाइन किया गया है दैट इज S1। S1 मतलब, S1 मतलब आपने सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट को रख दिया, उसको S1 कहते हैं। जो S1 का वैल्यू आया दैट इज पावर, दैट इज पावर, खत्म, वही पावर है। तो लिखिए, पावर ऑफ a point, पावर ऑफ a circle with respect to a point, पावर ऑफ a, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा इसमें मैं हल्का से चेंज करूंगा, सर्कल की जगह पॉइंट होना चाहिए, पावर ऑफ a point with respect to सर्कल। मूड खराब हो गया आज, तो उल्टा सीधा लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ढंग से लिखो इसको, पावर ऑफ a point with respect to सर्कल S। S की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स 0 is given by S1। ठीक है, S1 के बाद कॉमा लगाइए, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब आपने क्या करा, पॉइंट को सर्कल पे रख दिया, जो भी आइटम आया वो पावर है, जो भी आइटम आया वो पावर है। ध्यान से सुनो, अगर अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है, अगर पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है, तो पावर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये तो अपन देख चुके हैं ना, पावर पॉजिटिव आएगा। पॉइंट सर्कल के अंदर है तो नेगेटिव आया, और ऑन द सर्कल है तो 0 आएगा। ठीक है, तो लिखिए, द पावर ऑफ पॉइंट Px1, y1 with respect to a circle can be, it can be positive, negative, and 0 if the point lies outside, inside, और लिखना है, एंड की जगह और लिखना है तो ज़्यादा वो अंग्रेजी सूटेबल रहेगी। लाइंग आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सर्कल। ठीक है, तो पावर ऑफ अ पॉइंट यही होता है। पावर ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, S1। और उसी पावर ऑफ पॉइंट का अगर मैंने अंडर रूट ले लिया, अगर मैंने पावर ऑफ पॉइंट का अंडर रूट ले लिया तो क्या आता था, लेंथ ऑफ टैंजेंट। ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना, बट वो लेंथ ऑफ टैंजेंट तभी आएगा जब पॉइंट आउटसाइड है। इसलिए अपन ऐसा पूरे दावे के साथ नहीं कह सकते कि अंडर रूट लेने पे हमेशा लेंथ ऑफ टैंजेंट आएगा। सिर्फ एक केस पे आएगा, जब पावर ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव, मतलब द पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड, तब जाके लेंथ ऑफ टैंजेंट आएगा। ठीक है, अगला टॉपिक लिखते हैं अपन अब। ठीक है, तो ये एक टॉपिक हो गया। नहीं, लेंथ ऑफ टैंजेंट हमेशा नहीं होगा बेटा, ना हर्षदा, हमेशा नहीं होगा, सिर्फ तब होगा जब पॉइंट आउटसाइड है। इनसाइड है तो फिर काहे का टैंजेंट ही नहीं बनेगा ना। ठीक है, अच्छा, अगला टाइटल लिखिए, रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले हिंदी में समझाता हूँ, फिर अंग्रेजी में अपन डेफिनेशन लिखेंगे। ध्यान सबका आगे होना चाहिए। देखिए, अपने सामने एक सर्कल है और एक और सर्कल है अपने साथ। अब
दो सर्कल है अपने पास। पहले सर्कल की इक्वेशन क्या है, S1 इक्वल्स टू 0, और दूसरे की इक्वेशन क्या है, S2 इक्वल्स टू 0। ऐसे पॉइंट का लोकस, सुन रहे हो? पक्का हर कोई सुन रहा है? क्या बात कर रहे हो? कोई तो देख रहा है मैच का स्कोर, सबका नजर यहाँ पे होनी चाहिए। ऐसे पॉइंट का लोकस, ऐसे पॉइंट का लोकस सच दैट उस पॉइंट से अपन ने दोनों पे टेंजेंट गिराया, एक पे टेंजेंट गिराया और दूसरे पे भी टेंजेंट गिराया। ड्राइंग में अच्छी कर दूंगा, डोंट वरी, अभी समझो। और ऐसा पॉइंट जहां से सर्कल 1 पर टेंजेंट और सर्कल 2 पर टेंजेंट का लेंथ हमेशा बराबर आए, उस पॉइंट के लोकस को हम क्या कहते हैं, रेडिकल एक्सिस। और वो लोकस एक लाइन आएगी जो कि दोनों सर्कल्स के कहीं ना कहीं ऐसे बीच में लाई करेगी। तो इस लाइन पर अगर अपन कोई भी पॉइंट चूज करेंगे ना, वो पॉइंट इतना इतना खूबसूरत होगा कि वहां से सर्कल 1 पर भी टेंजेंट और सर्कल 2 पर भी टेंजेंट का जो लेंथ आएगा वो हमेशा बराबर आएगा। समझ में आ रहा है? मैं दोनों अलग अलग सर्कल पे टेंजेंट डाल रहा हूँ, सेम सर्कल पे टेंजेंट नहीं डाल रहे अपन। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अपन सेम सर्कल पे टेंजेंट डालते तो उनकी लेंथ बराबर आती है, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर अपन एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल 1 पर भी टेंजेंट डाल रहे हैं और सर्कल 2 पर भी टेंजेंट डाल रहे हैं, तो दोनों की लेंथ बराबर कब आएगी, जब वो पॉइंट रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा, या उस पॉइंट का लोकस जो होगा वो रेडिकल एक्सिस आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले अपन इस फोटो को तो बना ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगा। लिखिए, तो इसकी अंग्रेजी में अपन डेफिनेशन लिखते हैं, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स। अब पहली बात एक और सुने कि रेडिकल एक्सिस के लिए मिनिमम दो सर्कल होने चाहिए। दो सर्कल होंगे तभी अपन रेडिकल एक्सिस की बात करेंगे। ठीक है, तीन में भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसमें फिर रेडिकल सेंटर आता है। पावर ऑफ ए सर्कल और पोजीशन ऑफ सर्कल एकदम सेम है, एकदम सेम है। सही बात है, मैं वही चीज़ जो है आपको इसलिए थोड़ा सा मैंने अंतर में पढ़ाया, उसी दिन नहीं पढ़ाया। देखिए, अब मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन आता है सर पावर ऑफ पॉइंट में और पोजीशन ऑफ ए पॉइंट में क्या फ़र्क है। अगर पावर, वही लिखा ना मैंने, पावर पॉजिटिव आया तो रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है, इनसाइड और ऑन द सर्कल रिस्पेक्टिवली। मेरे दिमाग में था ये रिस्पेक्टिवली वर्ड, बट कैसे पता नहीं कैसे मिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिख देना। मतलब पॉजिटिव आया तो आउटसाइड लाई करेगा पॉइंट, नेगेटिव आया पावर अगर तो इनसाइड लाई करेगा, और जीरो आया तो ऑन द सर्कल लाई करेगा, है ना। तो दिस इज एग्जैक्टली पोजीशन ऑफ अ पॉइंट को डिफाइन करने का एक और तरीका। रेडिकल एक्सिस की जहां तक अपन बात कर रहे हैं, तो रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स is locus of the point is locus of the point whose power with respect to WRT लिखे ना अपन, with respect to the circle, with respect to the two circles are equal। ठीक है, या तो आप ऐसा ही बोल सकते हैं, और locus of a point from where length of tangents to both the circles are of equal length। आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, दोनों ही डेफिनेशन एकदम सही है। अब अपन फोटो बनाएंगे, तो एक ऐसे पॉइंट का लोकस, ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से हमने टैंजेंट नंबर 1 डाला सर्कल पे,
टेंजेंट नंबर 2 डाला, तो दोनों का लेंथ क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। उस पॉइंट का लोकस, ये पॉइंट पी एच कॉमा के, इसका लोकस मुझे निकालना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट को इक्वल कर देते हैं। S1 की इक्वेशन आपको पता है ना, G1 F1 और C1, और S2 की इक्वेशन क्या है, G2 F2 और C2 वाली। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट PA, इसको मैं A बोल देता हूँ, इसको PB बोल देता हूँ, तो PA मस्ट बी इक्वल टू PB, ये इक्वल करना है। तो पॉइंट P से सर्कल 1 पर जो टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट का लेंथ आएगा वो क्या आएगा, x1 स्क्वायर, x1 नहीं लिखेंगे, सॉरी, h स्क्वायर लिखेंगे ना, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस पहले वाले सर्कल की इक्वेशन में आप g1 मान लो, f1 मान लो और c1 मान लो, तो 2g1h प्लस 2f1h प्लस c1, दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g1, g2 आएगा यहाँ पे ना, दूसरी इक्वेशन में अपन g2 मान लेते हैं, g2h प्लस 2f2k लिख लेना यार यहाँ पे ना, गलती से मैंने h लिख दिया शायद, प्लस c2। ओके, ये दोनों बराबर होना चाहिए, मनुष्यत आ गई दोनों तरफ, अंडर रूट, तो क्या करें, स्क्वायर कर देते, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो एच स्क्वायर यहाँ से और एच स्क्वायर के स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्क्वायर दोनों कटेगा। जब दोनों कटेगा तो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा 2g1 h LHS में और 2g2h LHS में, RHS में। सागर शांति रखो बेटे, सब बताऊंगा मैं आपको, दोनों सर्कल टच करेंगे तब भी आएगा रेडिकल एक्सिस, दोनों कट करेंगे तब भी रेडिकल एक्सिस आएगा, सारे केसेस अपन डिस्कस करेंगे, आप टेंशन क्यों लेते हो, लिखो बस। तो 2, अच्छा है आपके दिमाग में सवाल तो आ रहा है कम से कम, तो 2g1 माइनस g2h, फील हो गया आपको, ऐसा आएगा, प्लस 2f1 माइनस f2k प्लस c1 माइनस c2 इक्वल्स 0। दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, बस h की जगह x डालना है, तो 2g1 माइनस g2 इंटू एक्स प्लस 2f1 माइनस f2 इंटू वाई प्लस c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 0। ये आएगी आपके पास इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। इसको आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल याद कर सकते हैं, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है याद करना। ठीक है, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, और सिंपली आप क्या बोल सकते हो कि सर्कल 1 की इक्वेशन माइनस सर्कल 2 की इक्वेशन करोगे तो भी आपको रेडिकल एक्सिस मिल जाएगी। ठीक है, ये भी इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस है। मतलब क्या हुआ ना कि किसी ने ऑब्जर्व करा कि अरे यार ये तो सिंपली आपने दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी यही मिलना है आपको, करके देख लो, है ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपको यही मिलना है, तो ये भी रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन है। मतलब सिंपली क्या बोला आपको, जस्ट सब्ट्रैक्ट द टू सर्कल्स। तो रेडिकल एक्सिस क्या हो गया, रेडिकल एक्सिस बहुत खूबसूरत जगह है भाई, इतनी प्यारी जगह है ना रेडिकल एक्सिस कि उस लाइन पर आप कोई भी पॉइंट चूज करो, इस लाइन पर ये रेडिकल एक्सिस है, दिस इज रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल। अब हर दो सर्कल की एक रेडिकल एक्सिस होती ही होगी, हर दो सर्कल की एक ना एक रेडिकल एक्सिस होती है, चाहे वो सर्कल टच कर रहे हो, इंटरनली एक्सटर्नली कट कर रहे हो, है ना। अब वो दोनों रेडिकल एक्सिस क्या है, वो एक ऐसा लाइन है जहां पर आप कोई भी पॉइंट चूज करो, जैसे मैंने ये पॉइंट चूज करा, तो इस पॉइंट से अगर आप टेंजेंट डालोगे ना तो दोनों सर्कल पे जो टेंजेंट आएगा वो बराबर लेंथ का आएगा। ठीक है, अगर आपने ये पॉइंट चूज करा तो इससे भी अगर आप टेंजेंट डालोगे तो वो बराबर लेंथ का आएगा। समझ में आ रहा है, तो रेडिकल एक्सिस एक बहुत खूबसूरत लाइन है कि जहां से आप टेंजेंट डालोगे वो हमेशा इक्वल लेंथ का मिलेगा। समझ में आ रहा है, इक्वेशन निकालने का तरीका S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें केसेस होते बहुत सारे केसेस। अब केस 1 क्या हो सकता है कि बोथ द सर्कल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो टू सर्कल्स नाइदर कट्स नॉर इंटरसेक्ट।
जो कि अपन ने ऊपर ले लिया था। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो रेडिकल एक्सिस होगी वो समवेयर बिटवीन, बिटवीन मतलब मिडिल नहीं, बिटवीन मतलब बीच में कहीं पे भी, समवेयर बिटवीन द टू सर्कल्स आएगी। और इक्वेशन निकालने का जो तरीका रहेगा वो इस केस में भी क्या रहेगा, s1 माइनस एस टू इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या करता हूँ कि सर्कल की इक्वेशन जो है, सर्कल का फोटो बना देता हूँ। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, दोनों सर्कल एक दूसरे से ऐसे हैं, और रेडिकल एक्सिस जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे बीच में लाई करेगी। थोड़ा एक को आप बड़ा मान लो। ओके, सेकंड केस, दोनों सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं, सर्कल्स कट, इंटरसेक्ट लिखता हूँ मैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा अंग्रेजी लगेगा। सर्कल इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, सर्कल एक दूसरे को अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कैसे दिखाई देंगे सर्कल, वो अपन देखते हैं। थोड़ा नीचे बनाता हूँ, मिक्सअप हो जा रहा है। हम्म, तो उस केस में रेडिकल एक्सिस क्या आएगा, उस केस में जो रेडिकल एक्सिस आएगा वो लिख देता हूँ मैं। देखिए रेडिकल एक्सिस विल बी द कॉमन chord ऑफ टू सर्कल्स। तो दोनों का कॉमन कॉर्ड जो रहेगा ना वो रेडिकल एक्सिस की तरह काम करेगा इस केस में। मतलब वो खूबसूरत लाइन जहाँ से आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर मिलनी चाहिए, वो खूबसूरत लाइन इस केस में क्या आ जाएगी, रेडिकल एक्सिस आ जाएगी इस केस में कॉमन कॉर्ड। और उसकी इक्वेशन निकालने का जो तरीका रहेगा वो सेम रहेगा, एस वन माइनस एस टू, मतलब आपने सर्कल वन माइनस सर्कल टू कर दिया, सिंपल दैट। ठीक है, ये वो वाला एस वन नहीं है कि पॉइंट को रख दिया आपने, ये सर्कल वन सर्कल टू की इक्वेशन वाला एस वन है। ठीक है, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, सर्कल्स टच एक्सटर्नली, उस केस में रेडिकल एक्सिस क्या आएगा, एनी गेस। उस केस में रेडिकल एक्सिस आ जाएगा सिंपली कॉमन टेंजेंट। तो रेडिकल एक्सिस विल बी द कॉमन टेंजेंट। कितना सही तरीका सर, मजा आ गया। देखिए ना, आपको कॉमन टेंजेंट की कभी फ्यूचर में इक्वेशन निकालनी हो जो कि सर्कल टच कर रहे हो, तो आप सिंपली एस वन माइनस एस टू कर दो। अरे यार कुछ गलत टाइप हो गया मेरे से। ओके, तो सर्कल नंबर वन, सर्कल नंबर टू, अरे बेटे उधर कहाँ चले गए, इधर आओ। दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं टच। ठीक है, तो आपकी जो रेडिकल एक्सिस है इस केस में वो क्या बन जाएगी, कॉमन टेंजेंट। दिस इज रेडिकल एक्सिस, जो कि हो गया कॉमन टेंजेंट ही। मतलब ये पता चला कि अच्छा रेडिकल एक्सिस हमने निकाली और वो कॉमन टेंजेंट ही आ गई, है ना। तो मैं आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, और इक्वेशन निकालने का तरीका अभी भी वही रहेगा, एस वन माइनस एस टू इक्वल्स टू जीरो। अच्छा बताइए, अगर सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं
तब क्या होगा, सर्कल्स टच इंटरनली, उस केस में जो रेडिकल एक्सिस बनेगी वो क्या बनेगी, तो ये रहा आपके सामने सर्कल नंबर 1, इसको अपन थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, और ये रहा सर्कल नंबर 2। दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इस बार इंटरनली टच कर रहा है, तो इस केस में जो रेडिकल एक्सिस होगा वो फिर से कॉमन टेंजेंट होगा। तो रेडिकल एक्सिस विल बी द कॉमन टेंजेंट तो ये हो जाएगी आपकी रेडिकल एक्सिस। लिखिए यहां तक पहले। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि अगर सर्कल एक के अंदर एक है ना, अगर सर्कल्स एक के अंदर एक है तो रेडिकल एक्सिस क्या आएगी, या आएगी भी या नहीं आएगी, बताइए। अगर सर्कल्स एक के अंदर एक है तो क्या रेडिकल एक्सिस आएगी? तो फिफ्थ केस लिखेंगे अपन। वन सर्कल contained in another, बताइए। आएगी, बिल्कुल आएगी। यहाँ भी S1 माइनस S2 हर जगह। ये तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग इक्वेशन है, अगर रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट करता है तो उसका इक्वेशन S1 माइनस S2 से ही निकलेगा। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, बट मैं लिखवा देता हूँ, है ना, मैं थोड़ा अच्छा इंसान हूँ। देखिए अपने पास अगर दो सर्कल है, बेटे इधर आओ, और एक सर्कल दूसरे सर्कल को कंटेन कर रहा है। कंटेन करना मतलब कॉन्सेंट्रिक नहीं है, कंसेंट्रिक नहीं है, थोड़ा इधर ऐसे बनाते। तो उस केस में रेडिकल एक्सिस कहाँ आएगी? आएगी, ज़रूर आएगी रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस क्या होता है? एक ऐसी लाइन होती है जो बाहर आएगी इस केस में, एक ऐसी लाइन होती है जो कि दोनों सर्कल पर टेंजेंट का लेंथ इक्वल देगी। तो टेंजेंट का लेंथ इक्वल तो बाहर से भी आ सकता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी। इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल, आएगा ना। आप क्या, आपके पास क्या सबूत है कि नहीं आएगा? बताइए, सबूत हो तो बताइए, बिल्कुल आएगा। बस एक ही केस में नहीं आता है, वो मैं आपको नेक्स्ट केस बताऊंगा। तो रेडिकल एक्सिस विल देखिए, रेडिकल एक्सिस पहले तो लिखिए एग्जिस्ट करती है, डेफिनेटली एग्जिस्ट एंड पासेस आउटसाइड बोथ द सर्कल्स, दोनों सर्कल के बाहर ही रहेगी रेडिकल एक्सिस, ठीक है। और इक्वेशन कैसे निकालेंगे? S1 माइनस एस टू इक्वल्स टू जीरो से। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी? S1 माइनस एस टू इक्वल्स टू जीरो। अब ये वाली जो रेडिकल एक्सिस है, ना तो ये कॉमन टेंजेंट है, ना ही कॉमन कॉर्ड है, कुछ भी नहीं है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि दोनों सर्कल के बाहर है, जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है इक्वल आ रही है। बस एक केस में रेडिकल एक्सिस नहीं बनती है, जब दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक हो, उस केस में रेडिकल एक्सिस नहीं बनेगी, ठीक है।
क्यों नहीं बनेगी उसका रीज़न आप लोग बताना, मैं नहीं बताऊंगा, मेरे को आता ही नहीं है, मैं तो बहुत भोला इंसान हूँ। बताइए। तो नो रेडिकल एक्सिस इन दिस केस। ठीक है, अब मैं एनसीईआरटी वाला काम कर देता हूँ। वाई सोचो, अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो क्या होगा ना, हमारे पास एक सर्कल है कुछ इस तरह से, और वी डू हैव वन मोर सर्कल समथिंग लाइक दिस, ये बोथ आर कॉन्सेंट्रिक टू ईच अदर। हाँ भाई, तो दोनों सर्कल का सेंटर सेम होगा ना, दोनों का सेंटर सेम होगा तो जी और एफ भी सेम होगा, जी और एफ भी सेम आएगा। तो 2g1 - g2, ये होती है ना इक्वेशन, 2f1 - f2 g1 - g2x f1 - f2y प्लस c1 - c2 इक्वल्स टू 0। अब दोनों का सेंटर सेम है तो दोनों का जी और एफ डेफिनेटली सेम होगा, मतलब ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, मतलब क्या आ गया, c1 - c2 इक्वल्स टू 0। c1 - c2 एक नंबर आएगा, नंबर मतलब लेटेस्ट से कुछ आ गया, मान लो 4 आ गया है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 4 इज इक्वल टू 0 क्या होता है, नॉन सेंस। 4 इज इक्वल टू 0 दुनिया की एक बहुत प्यारी बकवास है। तो 4 इज इक्वल टू 0 आ गया मतलब नॉनसेंस, नॉनसेंस मतलब इस केस में रेडिकल एक्सिस होगा ही नहीं। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, सिर्फ एक ही चीज याद रखनी, क्या, कंसेंट्रिक आ गया तब रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी हर बार एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और हर बार रेडिकल एक्सिस जो है आपको दिखाई देगा, दोनों सर्कल दूर दूर है तो बीच में कहीं आएगा, एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं आएगा, वो अभी मैं लिखवाता हूँ। कॉमन कोड आएगा जब इंटरसेक्टिंग हो, टचिंग हो तो कॉमन टैंजेंट, कॉमन टैंजेंट, और एक के अंदर एक हो बट नॉट कंसेंट्रिक तो बाहर आएगा, और एकदम कंसेंट्रिक हो तो नो रेडिकल एक्सिस। ठीक है, नोट लिखिए, नोट्स लिख लेना, रादर इंपॉर्टेंट नोट्स। रेडिकल एक्सिस नीड नॉट, वही लिखवा रहा हूँ मैं आपको जो ऊपर बोला था मैंने, नीड नॉट ऑलवेज, नीड नॉट ऑलवेज pass through the midpoint of the line, midpoint of the line joining the centers of two circles। ठीक है, पहली बात तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये बीच में से पास करेगा, मान लो अपने पास सर्कल नंबर 1 है, सर्कल नंबर 2 है, और दोनों का सेंटर अगर मैंने ज्वाइन किया C1 C2, तो ये वाली जो लाइन आएगी है ना, और रेडिकल एक्सिस जो आएगी वो ज़रूरी नहीं है कि एकदम सेंटर से पास हो। क्लियर है ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि, दूसरा पॉइंट मैं पहले बोल देता हूँ ना। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं बोल देता हूँ कि radial passes through line joining the centers of the two circles। दूसरा पॉइंट क्या है कि रेडिकल एक्सिस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। तो लिखिए रेडिकल एक्सिस विल ऑलवेज बी perpendicular to the line joining centers, to the line joining centers।
सोहम भाई क्या पूछ रहे हो तुम यार? टू द सेकेंड डिग्री गायब होने की। ठीक है ठीक है। 1 बिलियन डॉलर मतलब कितने इंडियन रुपीस? सर ये भी जरूरी है ना कि आरे परपेंडिकुलर होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए ना, वो लिखवा तो रहा हूँ। अरे 1 मिलियन डॉलर कर लो कैलकुलेट। पहले मुझे इतना बताओ कि बिलियन में कितने जीरोज होते हैं, मिलियन में कितने होते हैं बताइए। मिलियन मतलब क्या होता है? 10 लाख होता है ना, तो 6 जीरोज हो गए। और बिलियन मतलब कितना हो गया? 9 जीरोज। आते हैं ना, उस चीज़ पे भी आता है अपन। देखो भाई, C1 C2 ये रेडिकल एक्सिस है, और ज़रूरी नहीं है कि सेंटर से पास करेगी, बट हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। ओके। और थर्ड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रेडिकल एक्सिस हमेशा कॉमन टैंजेंट को बाइसेक्ट करती है। रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट द कॉमन टैंजेंट्स both DCT and TCT between the two सर्कल्स। ठीक है, तो हमारे पास अगर दो सर्कल्स है, होंगे कॉमन टेंजेंट होगी कुछ ना कुछ, है ना? यहीं से कॉपी कर लूँ क्या? तो ये दो सर्कल है हमारे पास लेटर से, और इन दोनों सर्कल का एक रेडिकल एक्सिस होगा और दो कॉमन टेंजेंट होंगे। पहला कॉमन टेंजेंट होगा DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दूसरा कॉमन टेंजेंट होगा TCT ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इन दोनों को बाइसेक्ट करने के लिए एक इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है। कौन है वो? ये C1 C2 को मैं हटा दे रहा हूँ, ये वाली लाइन को हटा दो। इन दोनों को बाइसेक्ट करने के लिए एक लाइन होती है जिसको अपन रेडिकल एक्सिस कहेंगे। ठीक है, लो भाई, तो ये येलो वाली जो लाइन है, दिस इज द रेडिकल एक्सिस। बनाइए, फोटो बनाइए। तो देखिए, दोनों टेंजेंट्स को ये बाइसेक्ट करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसको ऊपर वाले को मैं प्रूफ भी कर सकता था, आई डू दैट। हाँ भाई, 1 बिलियन डॉलर बोल रहे थे ना आप? देखिए, बिलियन मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर कितना? 9333। समझ रहे हो ना? 10 टू द पावर 9 हो गया। और एक डॉलर में कितना रुपया है ये आपको पता होना चाहिए। पता है क्या? बताइए। अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया आपका 1 बिलियन, है ना? 1 बिलियन में ये डॉलर से रुपीज़ में करना तो 73 के आसपास चल रहा है शायद आज तक, जहाँ तक मेरे को आइडिया आइडिया है। तो कर लो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर 100 करोड़, और एक और डिजिट आ गया तो 1000 करोड़, तो 7,300 करोड़ आ जाएगा। ओके। अरे भाई मेरे सोहम, इतना टाइम तुम कॉपी कर लेते यार। ओके। तो भाई अपना रेडिकल एक्सेस जो है,
वो यहाँ से ख़त्म होता है। अब देखो ये वाला जो है ना, इसका मैं छोटा सा प्रूफ बता देता हूँ कि अगर आप स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस देखोगे, स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस, तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन होती है 2g1 माइनस g2 x प्लस 2f1 माइनस f2 y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल्स 0। सही। अब इसका स्लोप, ये रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन होगी। अगर मेरे को स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस निकालना है तो वो कितना आ जाएगा? माइनस g1 माइनस g2 अपॉन f1 माइनस f2। सही। और c1 c2 का स्लोप निकालना है, c1 c2 का स्लोप, c1 का सेंटर कितना हो जाएगा? माइनस g1 कॉमा f1, और इसका सेंटर आ जाएगा माइनस g2 कॉमा f2, माइनस g1 कॉमा माइनस f1 और माइनस g2 कॉमा माइनस f2। तो इसका स्लोप आ जाएगा आपके पास f1 माइनस f2 अपॉन g1 माइनस g2। क्लियर है? एंड बोथ आर क्लियरली नेगेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। दोनों का प्रोडक्ट करोगे अगर आप तो -1 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। ओके, we'll do a simple question. Find the equation of radical axis of the circles x square plus y square minus 3x plus 5y minus 7 equals to 0 and 2x square plus 2y square minus 4x plus 8y minus 13 equals to 0। इन दोनों का रेडिकल एक्सिस निकालना है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। देखिए पहली बात तो इसमें 2x स्क्वायर दिख रहा है ना? तो वो 2x स्क्वायर वाले को आप पहले तो या तो x स्क्वायर बनाइए नॉर्मली। तो कैसे बनाएंगे बताइए? दोनों इक्वेशन में आप क्या करो, या तो उस पहली वाली इक्वेशन में आप 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो पहली वाली इक्वेशन में इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0, है ना? बिना उसके मल्टी आप सब्ट्रैक्ट मत कर देना। ये S1 हो गया आपका, S1 सर्कल 1 मतलब S1 मतलब सर्कल 1। और सर्कल 2 की इक्वेशन क्या है? ये तो छाप लो एज इट इज, ये वाली 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। और रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन हो जाती है S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। S1 माइनस S2 क्या आएगा? डिस्काउंट 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 डिस्काउंट, माइनस 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा? माइनस 2x। 10 माइनस 8 आ जाएगा प्लस 2y, और ये आ जाएगा माइनस 14 माइनस माइनस 13 तो माइनस 1। तो दिस विल कम आउट टू बी 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, ये आ गया आपकी रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन। लिखिए आप, रेडिकल एक्सिस of 3 circles taken 2 at a time, है ना? ये नया टाइटल है आपका। एंड
रेडिकल सेंटर। ठीक है, अगर हमारे पास तीन सर्कल्स हैं, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 3, तो ये तीन सर्कल अपने पास, किसी तरह से अपन इसको ड्रॉ करते हैं। सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2 और ठीक है। अब तीन सर्कल का रेडिकल एक्सिस नहीं होता है ना, तीन सर्कल का कभी भी रेडिकल एक्सिस नहीं होता है। आपको रेडिकल एक्सिस टू एट ए टाइम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? टू एट ए टाइम, मतलब आपको पहले कोई दो सर्कल्स चूज करने पड़ेंगे। तो लेट अस से ये S1 है, ये S2 इक्वल्स टू 0 है सर्कल की इक्वेशन, ये S1 इक्वल्स टू 0 है। सर्कल की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, S1 इक्वल्स टू 0, S2 इक्वल्स टू 0 और S3 इक्वल्स टू 0। अब आप कोई भी फर्स्ट और सेकंड सर्कल को चूज करो, फर्स्ट और सेकंड सर्कल को चूज करोगे तो इन दोनों का कुछ ना कुछ रेडिकल एक्सिस आएगा। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ग्रीन से बना देता हूं। तो पहले दो का रेडिकल एक्सिस ये आएगा, फिर आपने कोई दो और चूज करा, इन दोनों का रेडिकल एक्सिस मान लो ये आ गया, और फिर आपने कोई दो और चूज करा तो इन दोनों का रेडिकल एक्सिस ये आ गया। तीनों का रेडिकल एक्सिस अपने सामने है। अच्छा, तीनों के रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन अगर आपको लिखनी है, जैसे ये S2 और S3 का रेडिकल एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? S2 माइनस S3 इक्वल्स टू 0। नहीं आया समझ में? पक्का आ रहा है? और ये वाले की इक्वेशन क्या आ जाएगी? S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। और वो ब्लू वाला जो रेडिकल एक्सिस है उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? S1 माइनस S3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तीनों रेडिकल एक्सिस ना हमेशा एक बहुत ही प्यारे से सुंदर से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे? रेडिकल सेंटर। इसको अपन बोलेंगे रेडिकल सेंटर। इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूं अभी, या सिंपली रेडिकल सेंटर को R बोल देते हैं। ठीक है, तो रेडिकल सेंटर आपको पता होना चाहिए। रेडिकल सेंटर का अपन डेफिनेशन लिखते हैं। अब ये रेडिकल सेंटर जो है वो क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री रेडिकल एक्सिस। तीनों रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो रेडिकल सेंटर है। और रेडिकल सेंटर जो होता है वो इतना प्यारा पॉइंट होता है ना कि आप उससे टेंजेंट डालो तीनों सर्कल पे, टेंजेंट नंबर 1, टेंजेंट नंबर 2 और टेंजेंट नंबर 3, तीनों का टेंजेंट का लेंथ जो आएगा वो बराबर आएगा। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से सारे सर्कल पे टेंजेंट डालोगे तो सबका लेंथ इक्वल आएगा। ठीक है, तो बस अपन इतना लिखेंगे, रेडिकल सेंटर क्या है? ये इकलौता, लिखिए रेडिकल सेंटर, लिखिए दी ओनली पॉइंट in the plane of three circles the plane of three circles from which length of tangents to three circles is same। ओके, तो अगर आप तीनों टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जिसको मैं येलो से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए ये रहा आपका आर, है ना? मैंने टेंजेंट नंबर 1 ड्रॉ करा, टेंजेंट नंबर 1 मैं येलो से ड्रॉ करूँ क्या? वाइट से ही करते हैं, नहीं वाइट से मत करो, ठीक है, लेट अस डू इट। ये अपन ने ड्रॉ करा येलो से, और ये टेंजेंट नंबर 1 हो गया, और टेंजेंट नंबर 2 मैंने ऐसा ड्रॉ किया, और टेंजेंट नंबर 3 मैंने ऐसा ड्रॉ किया। पहला टेंजेंट जो है मान लो ए पे मिल रहा है, दूसरा बी पे और तीसरा सी पे। तो तीनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? आर ए, आर बी और आर सी, तीनों की लेंथ जो होगी वो बराबर होगी। कैलकुलेट कैसे करें अपन रेडिकल सेंटर को? आप लोग खुद फिगर आउट करें। हाउ टू फाइंड रेडिकल सेंटर। आज मैंने आप लोगों के कमेंट नहीं देखे ज़्यादा। हाउ टू फाइंड रेडिकल सेंटर, देखो बहुत इजी है। फाइंड एनी टू रेडिकल एक्सिस एंड सॉल्व देम, खत्म। कोई भी दो रेडिकल एक्सिस निकाल लो और उनको सॉल्व कर लो,
भाई 3 निकालना जरूरी थोड़ी है, जो 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही तीसरे का भी है, तो कोई 2 निकालो, सॉल्व करो, बाय डिफॉल्ट वहां से तीसरा पास हो गई होगा। ठीक है, चलिए बाकी अपन कल करेंगे। आपका होमवर्क जो है दैट इज डीपीपी नंबर 3 4 1 2 मैं दे चुका हूँ, उसके सॉल्यूशन आपको अवेलेबल रहेंगे। दोनों डीपीपी लेंदी है ना, दोनों में ज़्यादा क्वेश्चन है जहाँ तक मेरे को याद है। सी यू टुमारो, थैंक यू एवरीवन।